Hello friends, welcome to Swift Study dedicated to excellence। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। आइए फ्रेंड, आगे हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांतों के शैक्षिक महत्व के बारे में कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। हम शिक्षण प्रक्रिया में बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनको किस नज़रिए से देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी आगे फ्यूचर में शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं उनका शैक्षिक महत्व क्या होता है। देखिए, बालक विकास के जो सिद्धांत होते हैं ना, बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं जैसे कि रुचियों, क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। देखिए, निचली कक्षा जो होती हैं, निचली कक्षाओं में जो शिक्षण होता है, शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। देखिए, बाल विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। ठीक है ना, ये जो है उच्च शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। देखिए, बालकों की जो वृद्धि या विकास के जो सिद्धांत हैं उनसे बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना जो है वो काफ़ी हद तक संभव होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था। और इस तरह से बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी से बालकों को मार्गदर्शन दिया जा सकता है, परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य के निर्माण में प्रमुख भूमिका शिक्षक एक निभा सकता है। देखिए, बुद्धि और विकास की सभी दिशाएं जैसे कि जो कि विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे मानसिक विकास है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक विकास है आदि, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। तो इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए एक शिक्षक को या अभिभावक को भी ये पता होना चाहिए कि बाल विकास के जितने भी आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सारे एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। देखिए, बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से क्या होता है कि बालक की रुचियों की, उनकी अभिवृत्तियों की, क्षमताओं इत्यादि का उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है शिक्षक को। देखिए, अगर शिक्षक को यही नहीं पता होगा कि बच्चे के बाल विकास का सिद्धांत क्या है, बच्चे की अभिवृत्ति क्या है, बच्चे की रुचियाँ क्या हैं, बच्चे की क्षमता क्या है, कार्य क्षमता क्या है, तो फिर उसके लिए एक उचित पाठ्यक्रम का निर्माण एक शिक्षक कैसे कर पाएगा, या फिर उसके पाठ्यक्रम हेतु समय सारणी का निर्माण कैसे एक शिक्षक कर सकता है। इसलिए देखिए, एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि किसी भी बालक की ज्ञान, उसकी रुचियों, उसकी अभिवृत्तियों, उसकी क्षमताओं आदि के बारे में उसे संपूर्ण ज्ञान हो, जिससे कि वो एक उचित पाठ्यक्रम का निर्माण कर सके और उचित समय सारणी बना के उसका सर्वांगीण विकास वो कर सके। देखिए, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो, तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का पता लगाना, और समस्याओं का पता लगाने के बाद समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। समस्या और समस्या समाधान के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, बाल विकास का जो अध्ययन है वो शिक्षक को इस बात की भी स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियाँ, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसका व्यवहार एवं उसके व्यक्तित्व गुणों के विकास में आनुवंशिक तथा वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। देखिए, इस बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे वीडियो में करेंगे कि आनुवंशिक तथा वातावरण किस प्रकार से बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। लेकिन इस चीज़ की जानकारी शिक्षक को बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि बालक का विकास, सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, कहाँ कठिनाई आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है और उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। ये सारी जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन करने में सहायक होती है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक शिक्षक को जानने के लिए। यही बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व है। फ्रेंड्स,
कल हमने पढ़ा था विकास को या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर विच अफेक्ट्स द चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बालक का जो विकास होता है उसको ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो कारक बाह्य कारक हो या फिर आंतरिक कारक हो, इंटरनल फैक्टर्स हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हों। उन सभी फैक्टर्स के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आप सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आइए चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर्स की, जो कि प्रभाव डालते हैं बाल विकास पर, या फिर द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आइए इस पर आंतरिक कारकों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला इंटरनल फैक्टर है वंशानुगत कारक यानी कि हेरिडिटी फैक्टर। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, आज हम विस्तृत इस बारे में बात करते हैं कि क्या होता है वंशानुगत कारक। देखिए, बालक का जो रंग रूप होता है, उसका आकार होता है, शारीरिक गठन होता है, ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनके निर्धारण में उसके जो आनुवंशिक गुणों का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, बालक के जो आनुवंशिक गुण जो हैं वो उसकी वृद्धि और विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने जनरली बताया था कि उसके परिवार के लोग लंबे होंगे तो की संभावना बहुत अधिक होती है कि बच्चा भी लंबा हो, या फिर उसकी जो शारीरिक गठन है वो कैसा होगा, उसका रंग गोरा होगा, काला होगा, श्यामला होगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हेरिडिटी पर डिपेंड करती हैं। तो यही होता है वंशानुगत कारक, हेरिडिटी फैक्टर, जो कि एक इंटरनल फैक्टर है, इफेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को। फ्रेंड, नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर है शारीरिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर। अब ये क्या होता है, देखिए, अगर कोई बालक जो है वो जन्म से ही दुबला पतला हो, कमज़ोर हो, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो या किसी प्रकार की सामाजिक शारीरिक समस्या से पीड़ित रहता है, तो उसकी तुलना में जो है एक सामान्य और स्वस्थ बच्चे का जो विकास है वो अच्छा होगा। देखिए, पहले भी बता चुका हूँ, आप सभी को अब तक अच्छी तरह पता चल गया होगा कि सारे जो आयाम होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। तो देखिए, अगर उसका ये बीमार रहेगा बच्चा या शारीरिक किसी समस्या से ग्रसित होगा तो उसका प्रभाव अन्य विकासों पर पड़ेगा, संवेग विकास या फिर मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए, अगर कोई बच्चा शारीरिक समस्या से पीड़ित है तो उसकी अपेक्षा एक स्वस्थ बच्चा अच्छा सर्वांगीण विकास करेगा। तो यही एक फैक्टर होता है शारीरिक कारक, जो कि बाल विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। आइए आगे बात करते हैं हम अगले इंटरनल फैक्टर की, जो है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। देखिए, बुद्धि जो है उसको अधिगम यानी सीखने की योग्यता कहा जाता है, या फिर समायोजन की योग्यता भी कहते हैं। देखिए, बुद्धि को निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में परिभाषित भी किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका जो मानसिक विकास है वो भी तीव्र होगा। बालक अपने परिवार और समाज अथवा विद्यालय से अपने आप को किस तरह समायोजित कर पाता है, या उसकी बुद्धि पर ही तो निर्भर करता है। और बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जन्मजात होती है, इसलिए ये एक इंटरनल फैक्टर है। और बुद्धि जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है बाल विकास को, यानी बुद्धि जो है, जो बुद्धि कारक है, वो बाल विकास को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है। ये विकास के सारे आयामों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। आइए अब बात करते हैं अगले आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर, संवेगात्मक कारक यानी कि इमोशनल फैक्टर की। देखिए, बालक में जिस प्रकार से संवेगों, भावों, जो कि इमोशंस जिसमें बोलते हैं, इनका जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि संवेगात्मक विकास अन्य विकासों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सारे विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर बच्चा कोई क्लास में बैठा है और अगर वो भयभीत ज़्यादा रहता है, उसका भय पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो वो अपने शिक्षक से कोई भी समस्या को समाधान के लिए नहीं पूछ सकता। तो अगर वो पूछेगा नहीं तो उसके समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसी से हम देख सकते हैं कि संवेगात्मक जो कारक है वो विकास को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है, चाहे फिर वो
शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो या भाषाई विकास हो, कोई भी विकास हो, जो भी बालक के विकास होते हैं उन सभी विकासों को संवेगात्मक कारक, जो कि एक इंटरनल फैक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक वो प्रभावित करता है। इमोशनल फैक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट्स द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ओके, आगे बात करते हैं हम सामाजिक प्रकृति यानी सोशल नेचर या फिर सामाजिक फैक्टर, सोशल फैक्टर की। देखिए, बच्चा जो है वो जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका जो प्रभाव है उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर उतना ही अनुकूल पड़ेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि सारे विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, इसलिए सामाजिक प्रकृति जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। देखिए, सामाजिक दृष्टि से जो कुशल बालक है वो अपने वातावरण में दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक तेज़ी से सीखता है, इसलिए जो सामाजिक प्रकृति है, सोशल नेचर है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, ये थे वो सारे आंतरिक कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर जो कि प्रभावित करते हैं बाल विकास को या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट को। आइए अब हम बात करते हैं उन बाह्य कारकों की जो कि बाल विकास को प्रभावित करते हैं। द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, बाह्य कारक में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि गर्भावस्था के दौरान माता का जो स्वास्थ्य और परिवेश है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देखिए, गर्भावस्था में माता को जो है वो अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? देखिए, वो इसलिए दी जाती है कि उससे जो है गर्भ के अंदर जो बालक पल रहा होता है उसके विकास पर असर पड़ता है और वो आगे की विकास की बुनियाद भी उससे मजबूत होती है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि इफ़ेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को, बाल विकास को। देखिए, अगला जो इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है, वो है जीवन की घटनाएं यानी कि इवेंट्स ऑफ लाइफ। ये भी बहुत ज़्यादा हद तक बाल विकास को, चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है। देखिए, जीवन की जो घटनाएं होती हैं वो बालक के जीवन पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति भी सही होगी, वो अवसादग्रस्त नहीं होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, और क्योंकि सारे विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। जबकि उसके प्रकार अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो इसका उसके साथ उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो, है ना, तो वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा, है ना, और वो फिर अवसादग्रस्त हो जाएगा, उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं होगा। जब एक विकास प्रभावित होगा तो फिर सारे विकास प्रभावित होंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे विकास जब प्रभावित हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास तो हो नहीं सकता। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बाल विकास को यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, उसे इफ़ेक्ट करता है। आइए अब अगली बात करते हैं। अगला जो बाह्य कारक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है विच इफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट, वो है भौतिक वातावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए, बालक का जन्म जो है वो किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में लोगों के साथ रह रहा है, इस सारी चीज़ का प्रभाव उसके विकास पर बहुत ज़्यादा अधिक पड़ता है। देखिए, परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव, ये सारे जो कारण होते हैं ना, उससे भी बालक का जो विकास होता है उस पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में एटम बॉम्ब से हमला हुआ था। तो वहाँ का वातावरण आज भी ऐसा है कि वहाँ पर बच्चे सामान्य रूप से पैदा नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक विकलांगता पाई जाती है। तो ये भौतिक कारण है, भौतिक वातावरण वहाँ का ऐसा हो चुका है कि उससे बच्चे का शारीरिक विकास वो अच्छा नहीं होता है, गर्भावस्था के दौरान उसमें अच्छा विकास नहीं हो पाता है, और इसी वजह से उसके सारे फिर विकास प्रभावित होते चले जाते हैं, क्योंकि सारे ही विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो भौतिक वातावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, अगर वो अच्छा होगा किसी बच्चे का तो उसका सर्वांगीण विकास होगा, उसका उत्तम विकास हो सकेगा। अन्यथा की स्थिति में उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जो भौतिक वातावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है विच इफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट।
सो फ्रेंड्स, आइए अब अगले फैक्टर पे बात करते हैं। अगला भाग है सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि सोशल इकोनॉमिक स्टेट। देखिए, बालक की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है ना, उसका प्रभाव भी बालक के विकास पर बहुत हद तक पड़ता है। देखिए, निर्धन परिवार के बच्चे का जो विकास है, क्योंकि उसे अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, इसलिए उसका विकास अच्छी तरह सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। जबकि अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने आदि का अवसर आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, तो इस कारण उसे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है ना। तो उनका जो विकास है वो संतुलित नहीं होता। जबकि शहर के जो अमीर बच्चे होते हैं वो गांव बच्चों या गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण उनमें देखने को मिलता है ना। इसके कारण ही उनका जो मानसिक और जो सामाजिक विकास जो होता है ना, स्वाभाविक रूप से ही अच्छा होता है, अधिक होता है गांव के बच्चों के तुलना में। वो इसीलिए होता है क्योंकि गांव के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। जबकि शहर के रहने वाले बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारे अच्छे ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं जिनकी वजह से वो अपना संपूर्ण चहुमुखी सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थे वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाह्य कारक जो कि बाल विकास को प्रभावित करते हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने विकास को प्रभावित या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों या अन्य टॉपिक पर बात की थी, जिन वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी की। देखिए, बाल मनोविज्ञान क्या होता है? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, जिसमें कि जो है हम बालकों के व्यवहार का, उनकी स्थितियों, उनकी समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन करते हैं जिनका जो है प्रभाव बालक के व्यवहार और उसके विकास पर पड़ता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो होता है उसके अंतर्गत हम बालक का जो है जन्म से लेकर के और उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन हम इसमें करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। देखिए, ये शिक्षकों को जो है शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है बाल मनोविज्ञान जो है ना, तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही होता है बाल मनोविज्ञान, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए, बाल मनोविज्ञान की अभी हमने बात की, चाइल्ड साइकोलॉजी की। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस बाल मनोविज्ञान में हम बालकों के जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। ये जो बाल मनोविज्ञान होता है, ये शिक्षकों को उनकी शिक्षण प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों का सर्वांगीण विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो है इसके द्वारा बालकों के स्वभाव और विकास को समझने के बाद है ना, शिक्षक के लिए उसकी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो काफ़ी सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व या उसके विकास को समझने में सहायक होता है। देखिए, बच्चों को समय समय पर निर्देशन, यानी कि डायरेक्शन देने की आवश्यकता होती है ना। इन निर्देश के द्वारा ही बच्चों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास हम करते हैं, है ना। और इन सारी चीज़ों में मनोविज्ञान बहुत अधिक सहायता करता है, जो बाल मनोविज्ञान होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी की हेल्प से बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के बाद जो है विद्यालय और उसके घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल बनाने में हमें सहायता मिलती है ना। बाल मनोविज्ञान जो होता है वो बालकों के व्यवहार और उनके कारणों के बारे में भी बताता है कि उसकी आदत या व्यवहार वो क्यों है या किस लिए है, आनुवंशिक कारण है, वातावरणीय कारक है, या उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, बच्चे की रुचियाँ किस तरफ है, उसकी कार्य क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके विकास के सारे आयामों पर ध्यान दिया जाता है कि उसके किस प्रकार से उसका शारीरिक, मानसिक ये सारा डेवलपमेंट हो सके। तो इन सारी चीज़ों में ही मनोविज्ञान बहुत अधिक उपयोगिता इसकी होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इसके अलावा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो CDP की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए गुड डे।